लीजिए सुनिए अंतोन चेखव की लिखी कहानी वांका, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी वांका से इसका अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। 9 वर्ष का वांका झूकफ, जिसे 3 महीने पहले अलियाखिन मोची के यहां काम सीखने भेजा गया था, बड़े दिन से पहली वाली रात को सोने नहीं गया। वो इंतजार करता रहा और जब उसका मालिक और मालकिन तथा वहां काम करने वाले दूसरे लोग गिरजाघर चले गए, तब उसने मालिक की अलमारी से दवात और कलम निकाली, जिसकी निब में जंग लग गया था। उसने एक मुड़ा मुड़ाया कागज का ताव निकाला, उसे फैला कर रखा और लिखने बैठ गया। पहला अक्षर बनाने के पहले उसने कई बार खिड़की और दरवाजे की तरफ सहमी आंखों से ताका, गहरे रंग के देवचित्र की ओर निहारा, जिसके दोनों ओर दूर तक जूतों के फर्मों से भरी शेल्फें थीं, और कांपते हुए गहरी उसास ली। कागज बेंच पर फैला हुआ था और वांका बेंच के पास फर्श पर घुटनों के बल खड़ा था। उसने लिखा, प्यारे बाबा कस्तांतिन मकारीच, तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं। मैं तुम्हें बड़े दिन का सलाम भेजता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखेगा। मेरे बापू और मेरी अम्मा नहीं है और मेरे लिए बस तुम ही बाकी हो। वांका ने सिर उठाकर खिड़की के अंधेरे शीशे की तरफ ताका, जिस पर जलती मोमबत्ती की परछाई झिलमिला रही थी। कल्पना में उसने अपने बाबा कस्तांतिन मकारीच को साफ देखा, जो झिवरियोफ नामक किसी धनी आदमी का रात्रि चौकीदार था। वो दुबला पतला छोटा सा 65 साल का बूढ़ा था, पर बहुत चुस्त और फुर्तीला। उसके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती और उसकी आंखें शराब के नशे से चुंधियाती रहती। दिन में वो या तो नौकरों के रसोई घर में सोया करता या बैठा बैठा रसोईदारिनों से माखौल किया करता। रात में वो भीड़ की खाल बना लबादा ओढ़े लाठी खटखटाते हुए हवेली के चारों ओर चक्कर काटा करता। उसके पीछे पीछे उसकी बूढ़ी कुतिया कश्तांका व एक दूसरा कुत्ता, जो काले बालों और नेवले जैसे लंबे शरीर की वजह से व्यून कहलाता था, सिर झुकाए चला करते। व्यून के ढंग से लगता कि उसमें आदर करने और हर एक से परिचय प्राप्त करने की विलक्षण प्रतिभा है। वो जान पहचान वाले और अजनबी हर एक की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालता, पर उस पर विश्वास की भावना नहीं जमती थी। उसकी सिधाई और आदर सूचक बर्ताव तो दुष्टता की गहरी प्रवृत्तियों को छिपाने के लिए नकाब भर थे। अकस्मात दौड़कर पैर में काट लेने, तहखाने में चुपचाप घुस जाने या किसानों की मुर्गियां झपट लेने में वो उस्ताद था। आए दिन उसकी पिटाई होती रहती थी। 2 दफा उसे रस्सी से बांधकर लटकाया जा चुका था। हर हफ्ते उस पर इतनी मार पड़ती थी कि वो अधमरा हो जाता था, पर इस सब के बावजूद वो जैसे का तैसा बना हुआ था। बाबा शायद इस वक्त फाटक पर खड़े गांव के गिरजाघर की खिड़कियों से आ रही तेज लाल रोशनी को चुंधियाती आंखों से देख रहे होंगे और फेल्ट बूट पहने पैर थपथपाते नौकरों चाकरों से चुहल कर रहे होंगे। वो अपनी बाहें फैलाते और सर्दी में सिकुड़ते होंगे और रसोईदारिन या नौकरानी को चुटकी काटते हुए बूढ़ों की तरह ही करते होंगे। औरतों की तरफ हुलास से डिबिया बढ़ाते हुए वो कहते होंगे, लो एक चुटकी सूंघनी लो। औरतें सूंघनी नाक में डालेंगी और छींकेंगी। बाबा बेहद खुश हो खिल्ली उड़ाते हुए ठट्ठा मारकर हंस पड़ेंगे और चिल्लाएंगे, ठंड से जमी नाक के लिए तो अक्सीर है। कुत्तों को भी सूंघनी दी जाएगी। कश्तांका छींकेगी, सिर हिलाएगी और चुपचाप चली जाएगी, मानो बुरा मान गई हो। लेकिन व्यून छींकने की अशिष्टता नहीं करेगा और दुम हिलाता रहेगा। मौसम बेहद सुहावना होगा। हवा थमी सी पारदर्शी और ताजा। रात अंधेरी होगी, पर सफेद छतों, पालों और बर्फ से चमकते पेड़ों, चिमनियों से उठते धुएं वाला पूरा गांव साफ साफ दिखाई पड़ता होगा।
आसमान में खुशी से चमकते तारे छिटक रहे होंगे और आकाश गंगा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही होगी, मानो त्योहार के लिए अभी अभी धोई मांजी गई हो और बर्फ से रगड़ी गई हो। वांका ने गहरी सांस ली, स्याही में कलम डुबोई और फिर से लिखने लगा। और कल मुझ पर बुरी तरह मार पड़ी। मालिक मेरे बाल पकड़कर घसीटता हुआ बाहर आंगन में खींच ले गया और पेटी से मेरी चमड़ी उधेड़ने लगा, क्योंकि संयोग से मैं उनके बच्चों को झुलाते झुलाते सो गया था। और पिछले हफ्ते एक दिन मालकिन ने मुझसे हेरिंग मछली साफ करने को कहा। मैंने उसकी दुम से सफाई शुरू की तो मालकिन ने मछली छीन ली और उसका सिर मेरे मुंह पर रगड़ डाला। दूसरे कामगार मेरा मजाक उड़ाते हैं, शराब खाने से वोदका लाने को भेजते हैं और मुझे मालिक के खीरे चुराने को मजबूर करते हैं। और मालिक जो चीज भी सामने पड़ जाए उसी से मेरी ठुकाई करने लगता है और खाने को कुछ मिलता नहीं। सवेरे रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, दोपहर को दलिया और शाम को फिर रोटी का टुकड़ा। मुझे चाय, मिठाई या गोभी का शोरबा कभी नहीं मिलता। ये चीजें तो वे सारी की सारी खुद ही भकोस जाते हैं। मुझे ड्योढ़ी में सुलाते हैं और रात में जब उनका बच्चा रोने लगता है तो मुझे उसे झुलाना पड़ता है और मैं बिल्कुल सो नहीं पाता। प्यारे बाबा, भगवान के लिए मुझे यहां से ले जाओ, मुझे गांव ले जाओ। मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। मेरे बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। वांका के होठ फड़के, काली मुट्ठी से उसने अपनी आंखें मली और सिसकी भरी। मैं तुम्हारी सूंघनी पीस दिया करूंगा, उसने पत्र में आगे लिखा। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना किया करूंगा और अगर मैं शरारत करूं तो जितने चाहो उतने बैंत मारना। और अगर तुम समझते हो कि मेरे लिए वहां कोई काम नहीं है तो मैं कारिंदे से कहूंगा कि वो मुझ पर रहम खाकर मुझे जूते साफ करने का काम दे दे, या मैं फैद्या की जगह चरवाहे का काम कर लूंगा। प्यारे बाबा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी जान निकली जा रही है। जी में आया था कि पैदल ही गांव भाग जाऊं, पर मेरे पास जूते नहीं हैं और मुझे पाले का डर है। और जब मैं बड़ा हूंगा तब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। और जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे मैं अम्मा के लिए करता हूं। और मास्को इतना बड़ा शहर है, बड़े लोगों के यहां इतने सारे मकान हैं और इतने घोड़े हैं और भेड़ें तो बिल्कुल नहीं हैं, और कुत्ते डरावने नहीं हैं। बड़े दिन पर लड़के गिटार लेकर नहीं निकलते और गिरजाघर में गाना गाने को उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। एक बार मैंने दुकान में मछली पकड़ने के कांटे बिकते देखे और वहां डोर लगी बंसी थी, जैसी चाहो वैसी मछली पकड़ने की बंसी। और वहां एक बहुत बढ़िया कांटा था जिस पर आधाद मन के रोहू तक आ जाए। और मैंने दुकानें देखी हैं जहां हर तरह की बंदूकें मिलती हैं, वैसी ही जैसी घर पर मालिक के पास है। उनकी कीमत 100 रूबल तो जरूर होगी। और बूचड़ों की दुकानों पर तीतर, जंगली मुर्गी और खरगोश मिलते हैं, पर वे लोग ये नहीं बताते कि वे इन्हें कहां से मार लाते हैं। प्यारे बाबा, वहां हवेली में जब बड़े दिन का फर का पेड़ सजाएंगे तब तुम उसमें से मेरे लिए पन्नी वाला एक अखरोट ले लेना और उसे हरी संदूकची में रख देना। छोटी मालकिन ओल्गा इग्नातिएवना से मांग लेना, कह देना वांका के लिए है। वांका ने गहरी सांस ली और फिर खिड़की के शीशे की ओर ताकने लगा। उसे याद आया, बाबा मालिकों के लिए बड़े दिन का फर का पेड़ लेने जंगल में जाया करते थे और उसे अपने साथ ले जाते थे। वे भी कितने सुख के दिन थे। फर के पेड़ काटने के पहले बाबा पाइप सुलगाते, एक चुटकी सूंघनी लेते और ठंडे से कांपते वांका पर हंसते। फर के पेड़ बर्फ के पाले से ढके, स्तब्ध से खड़े,
ये प्रतीक्षा करते कि उनमें से कौन मरेगा। और एकाएक बर्फ के ढेरों पर उछलता कोई खरगोश तीर सा निकल जाता। बाबा चिल्लाने से न चूकते, रोक ले, पकड़ ले, ए दुमकटे शैतान। बाबा पेड़ घसीटते हुए हवेली ले जाते और वहां उसे सजाना शुरू कर देते। वांका की प्यारी छोटी मालकिन ओल्गा इग्नात्येवना सबसे ज्यादा व्यस्त होती। जब तक वांका की मां पेलागिया जिंदा थी और हवेली में चाकरी करती थी, ओल्गा इग्नात्येवना वांका को मिठाइयां देती थी। अपने मन बहलाव के लिए उन्होंने उसे पढ़ना लिखना और 100 तक गिनती करना और क्वेड्रिल नाच नाचना भी सिखाया था। पर जब पेलागिया मर गई तो अनाथ वांका को फिर अपने बाबा के पास नौकरों के रसोई घर और वहां से मोची अलियाखिन के यहां मांस को भेज दिया गया। वांका ने आगे लिखा, प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। ईसा मसीही के नाम पर मुझे यहां से ले जाओ। मुझ अभागे अनाथ पर दया करो। ये लोग हमेशा मुझे पीटते रहते हैं और मैं बराबर भूखा रहता हूं और इतना दुखी हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बराबर रोता रहता हूं और अभी उस दिन मालिक ने मेरे सिर पर फरमा इतने जोर से मारा कि मैं गिर पड़ा और मुझे लगा कि अब मैं फिर उठ नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। और अलियोना, काने योगोर और कोचवान को मेरा प्यार कहना और मेरा बाजा किसी को मत देना। तुम्हारा नाती वांका झूकफ। प्यारे बाबा, आ जाओ। वांका ने कागज को चौपड़ता मोड़ा और उसे एक लिफाफे में बंद किया, जिसे वो एक दिन पहले एक कोपेक में खरीद लाया था। तब वो ठहर कर सोचने लगा। फिर दवात में कलम डुबोई और लिखा, गांव में बाबा को मिले। फिर सोचा, अपना सिर खुजलाया और जोड़ दिया, कस्तांतिन मकारीच को मिले। इस बात पर खुश होते हुए कि लिखने में उसे किसी ने नहीं रोका टोका, उसने टोपी लगाई और कमीज पर कोट पहने बिना गली में दौड़ गया। एक दिन पहले बूचड़ की दुकान में पूछने पर लोगों ने उसे बताया था कि खत डाक के बम्बे में डाले जाते हैं और इन बम्बों से डाक की उन गाड़ियों पर सारी दुनिया में भेजे जाते हैं जिनके 3 घोड़े होते हैं। कोचवान शराबी होते हैं और जिनमें घंटियां बजा करती हैं। वांका पास वाले बम्बे तक दौड़कर पहुंचा और अपनी अमूल्य चिट्ठी बम्बे की दराज में डाल दी। घंटे भर बाद सुनहरी आशाओं की लोरियों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसने एक अलाव घर का सपना देखा। अलाव घर के ऊपर बाबा बैठे थे, उनके नंगे पैर लटक रहे थे। वो रसोईदारिनों को चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे। व्यून अलाव घर के सामने आगे पीछे दुम हिलाते हुए टहल रहा था। अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की लिखी कहानी वांका, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी वांका से इसका अनुवाद किया था अनिल जनविजय ने।